हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं अंकित। चलिए जानते हैं तीर्थ यात्रियों के बारे में, जो कि है हमारे क्लास 6 का एनसीईआरटी का टॉपिक, हिस्ट्री का टॉपिक। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था महात्मा बुद्ध जी का यानी बौद्ध धर्म का जो प्रसार था, कितना बड़ा प्रसार था, कितनी दूर दूर तक बौद्ध धर्म फैला था और कितने ज़्यादा लोग उसको पसंद किए थे। बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारण दूर दूर से लोग महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई जितनी जगह थी उन जगहों को देखने के लिए आते थे। जैसे जापान, कोरिया, चीन, इन सब जगहों से लोग दूर दूर से आते थे अपने भारत में घूमने। तो जैसा कि जानते हैं कि व्यापार बहुत ही पहले से शुरू हो गया था, लगभग आज से 4500 साल पहले से ही व्यापार शुरू हो गया था। तो व्यापारियों के साथ अब तीर्थयात्री करीब 1600 साल पहले सबसे पहला तीर्थयात्री अपने भारत आया, जिसका नाम था फासियान, जो कि चीन से आया था करीब 1600 साल पहले। और ठीक इनके 200 साल बाद यानी कि करीब आज से 1400 साल पहले आए थे षुएनत्यांग। और षुएनत्यांग के करीब 50 साल बाद आए थे इत्सिंग, जिनका नाम था इत्सिंग। ये भी तीनों चीन से आए हुए थे भारत में भ्रमण करने, महात्मा बुद्ध जी के जीवन से जुड़ी हुई सभी बातों को या सभी जगहों को देखने के लिए ये सब आए थे। इन सभी ने अपने बारे में बताया, अपने यात्रा के बारे में बताया कि यात्रा के दौरान किस तरह की कठिनाई इनको झेलनी पड़ी थी, कैसे इन्होंने समुद्री यात्रा की, कैसे इन्होंने भूमि के द्वारा इन्होंने यात्रा की, और यात्रा के दौरान क्या क्या अपने साथ भारत से लेकर गए थे चीन, यानी कि अपने साथ अपने देश लेकर गए थे। और जिन देश में जाते उन देशों के बारे में भी लिखते थे, जैसे बंगाल के बारे में लिखते थे, अफगानिस्तान के इलाके और मध्य एशिया के इलाकों के बारे में भी बताए थे। तो क्या कुछ बताया था, जैसा कि फासियान ने अपने बारे में बताया अपने पांडुलिपि, अपनी किताबों में, कि कैसे वो वापस चीन की तरफ लौटा। उसने ये बताया कि जब वो चीन वापस जा रहा था तो अब वो अपनी जो यात्रा थी, वापसी यात्रा, वो बंगाल से शुरू किया उसने। और समुद्र के रास्ते जब वो व्यापारियों के साथ जा रहा था चीन, तब वो मुश्किल से 1-2 दिन ही चल पाया कि समुद्र के तूफान में फंस गया, एक समुद्री तूफान में फंस गया। और तकरीबन 13 दिनों तक ऐसे ही तूफान खूब ज़्यादा चलता रहा। और उस बीच जब देखा गया कि व्यापारी देख रहे थे कि उनकी नाव बहुत ज़्यादा भारी है, तो उसमें से बहुत सारे सामान समुद्र में फेंक रहे थे। तो इसी दौरान फासियान ने भी अपने बहुत सारे सामान फेंके उस समुद्र में, लेकिन उन्होंने वो चीज़ नहीं फेंका जो भारत में इकट्ठा किए थे। यानी घूमते समय, भारत में यात्रा करते समय जो चीज़ें वो इकट्ठा किए थे, क्या क्या चीज़, जैसे कि महात्मा बुद्ध जी की मूर्तियाँ, पांडुलिपियाँ जो उनकी मंदिरों से मिली हुई थी, या उनके बारे में जो देश वगैरह जो पांडुलिपियों में लिखे थे, उन पांडुलिपियों को नहीं फेंका उन्होंने। और फिर उसके बाद 13 दिनों के बाद जब ये रुका, जब 13 दिनों के बाद जब ये तूफान थमा, तब फिर से अपनी इन्होंने यात्रा जारी रखी और जावा में जाकर पहुँचे, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। इंडोनेशिया में जावा स्थान पर जाके पहुँचे। 90 दिनों तक चलने के बाद जावा में पहुँचे। वहाँ से फिर उन्होंने 5 महीने ठहराव लिया, और फिर 5 महीने के ठहरने के बाद फासियान ने अपनी यात्रा चीन के लिए फिर से शुरू की, जावा से चीन के लिए। तो इस दौरान जब वो समुद्र में फंसे हुए थे फासियान ने, तो समुद्र के बारे में भी उन्होंने ये चीज़ बताया कि समुद्र असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा है। समुद्र में यदि अगर फंस जाते हैं, यदि अंधेरा या वर्षा हो जाती है, तब जहाज़ को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर दिशा पता ही नहीं चलता है समुद्र में कि पूरब किधर है और पश्चिम किधर है। यदि अगर सूरज ना निकले या फिर अगर चांद ना निकले, तारे ना निकले, अगर इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाएगा तो समुद्र में भटकने रहने के अलावा और कोई चारा नहीं मिलता। उस समय की बात थी। आज के समय में तो ये काफ़ी डेवलप हो गया है, इस तरह की कंडीशन नहीं होती है आज के समय में। तो इस तरह से फासियान ने अपने बारे में बताया। और इसी तरह षुएनत्यांग जो तीर्थयात्री थे, चीन से भारत में आए हुए थे, इन्होंने भी लिखा था कि किस तरह से ये वापस लौटे और क्या क्या वस्तु अपने साथ भारत से लेकर गए थे और किस रास्ते से। इन्होंने ये लिखा कि जब ये भारत की पूरी यात्रा कर चुके थे और नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था, वहाँ पर भी गए हुए थे। इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपने पांडुलिपियों, अपनी किताबों में लिखा था। तो इन्होंने बताया कि जब ये अपनी यात्रा शुरू की है, तो ये पश्चिम उत्तर की दिशा से होते हुए अपने भारत के
पश्चिम उत्तर की दिशा से होते हुए मध्य एशिया और मध्य एशिया से चीन तक वापस लौटे। इन्होंने अपने साथ तकरीबन 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपियों को इकट्ठा करके 20 घोड़ों पर लेकर जा रहे थे, और सोने चांदी से बनी हुई मूर्तियां भी और चंदन से की लकड़ी से बनी हुई मूर्तियां जो महात्मा बुद्ध जी की थी, इन चीज़ों को ये अपने साथ इकट्ठा करके चीन में लेकर जा रहे थे। नदी के रास्ते जब नदी को पार कर रहे थे, सिंधु नदी को, उस सिंधु नदी को पार करते समय 50 पांडुलिपियाँ ऐसी थी जो डूब गई थी, यानी नाव पलट गई थी और बह गई थी। तो बाकी जितनी बची हुई पांडुलिपियाँ थी, तो श्वेनत्यांग ने क्या किया, पूरा जीवन बाकी बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में कन्वर्ट करने में, यानी बदलने में, अनुवाद करने में पूरा जीवन लगा दिया। इस तरह से उन्होंने अपने बारे में बताया और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया। श्वेनत्यांग ने अपनी पांडुलिपियों में ये बताया कि उस समय का सबसे प्रसिद्ध और मुख्य केंद्र माना जाता था बौद्ध विद्या का, जो था नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि सबसे पहला विश्वविद्यालय था जो अपने भारत में बना हुआ था, बिहार में बना हुआ था। श्वेनत्यांग के अलावा जो भी अन्य तीर्थयात्री थे, वो सभी जब भारत आते तो वो बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में ज़रूर जाते। वहाँ से वो महात्मा बुद्ध जी के उपदेशों की शिक्षा को ग्रहण करते थे। और श्वेनत्यांग ने लिखा है कि यहाँ के शिक्षक हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के जो शिक्षक हैं, वो योग्यता में और बुद्धि में बाकी सभी जगहों से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी योग्य हैं। और साथ ही साथ ये बताया कि यहाँ के जो नियम हैं, मठ के नियम और वाद विवाद चलना, यानी कि दिन भर इस नालंदा विश्वविद्यालय में वाद विवाद एक दूसरे से चलता रहता है, चाहे वो युवा हो और चाहे वो वृद्ध, चाहे वो जवान हो चाहे बूढ़ा, सब एक दूसरे से बात करते रहते हैं, जिससे कि अकेलापन महसूस नहीं होता है। और साथ ही साथ वाद विवाद में पूरा जीवन उनका धीरे धीरे शिक्षा प्रसारित करने में कटता रहता है। बहुत से दूर दूर से नए आगंतुक भी आते हैं। नए आगंतुक बोले तो ऐसे लोग जो अपनी जीवन की शंकाएं दूर करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। परंतु उसमें से जो नए आगंतुक होते हैं, उनसे पहले ही द्वारपाल एक कठिन प्रश्न पूछता है। कठिन प्रश्न पूछने के बाद यदि वो आगंतुक, जो नए आगंतुक आए हुए हैं, जो नए शिक्षा ग्रहण करने वाले लोग आए हुए हैं, वे सही जवाब देते हैं, तभी उन्हें अंदर एंट्री मिलती है नालंदा विश्वविद्यालय में। और 10 में से केवल 4 या 3 लोग ही सही उत्तर दे पाते थे और बाकी सब नहीं उत्तर दे पाते थे। तो इस प्रकार से तीर्थयात्रियों के ज़रिए ही हमें नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चला और पांडुलिपियों के बारे में पता चला और बौद्ध जी की मूर्तियों के बारे में पता चला। तो अब अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। भक्ति की शुरुआत बोले तो कि कैसे पता चला कि इन भगवान के 10 हाथ होंगे, इन भगवान के 3 नेत्र होंगे, मूर्ति बनने की प्रथा कैसे चालू हुई। तो अगले वीडियो में हम ये सब देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।